अस्सलाम वालेकुम। हेलो नौरीन बेटा, कहाँ हो आप? मैं आपको सुबह से कॉल कर रही हूँ मगर आपका फ़ोन बंद जा रहा है। नहीं मम्मा, वो अदील को स्कूल ड्रॉप करने गई थी, ड्राइव कर रही थी इसलिए कॉल रिसीव नहीं की। हाँ, क्लाइंट्स की मीटिंग, वो तो अंकल के घर है ना। दरअसल मम्मा, आज अदील के केस की कस्टडी की हेयरिंग है, बस वही बात जहन में अटकी हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। खैर हम लोग तो निकल गए, तुम एक काम करो कि कोर्ट से डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ। मामा 9:30 बजे मीटिंग है, अभी तो 8 ही बजे है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अनीस अंकल कह रहे थे कि नाश्ता उनके साथ किया जाए और फिर क्लाइंट भी शायद जल्दी आ जाएंगे। आप प्लीज़ परेशान ना हो, आई हैव टू गो, मुझे तैयार भी होना है। अगर मैं लेट पहुंच जाऊं तो कोई आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? कोर्ट से लेट भी तो हो सकती हो। ओके ओके बेटा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि टाइम पर पहुंच जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। क्या हुआ? क्या कह रही है नौरीन? कह रही है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लें, अशरफ क्लाइंट्स को ब्रीफ कर देगा। कम ऑन नौरीन, ये अशरफ के बस की बात नहीं है। ना तो वो अपनी बहन की तरह इतना ज़हीन है और ना ही उसे बिजनेस की कोई सेंस है। बस इसीलिए तो आज नौरीन कंपनी की CEO है और वो फकत एडमिन डायरेक्टर है। अब ऐसी भी बात नहीं है, आप खुद देखें ना, अशरफ ने लास्ट ईयर के मुकाबले में खुद को कितना इम्प्रूव किया है। हाँ किया होगा, मगर हमारे बाद तो इस कंपनी को नौरीन ने ही चलाना है, क्योंकि हमेशा उसके फैसले दुरुस्त होते हैं। रिजवान की कॉल? क्या चाहते हो भाई, क्यों कॉल किए? फकत तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है। अदालतों में एक दूसरे को घसीटने के बजाय बेहतर नहीं कि हम आउट ऑफ कोर्ट फैसला कर लें? फैसला तो हो चुका है, अदील अब मेरे साथ रहेगा। वैसे भी तुम ही इस मसले को कोर्ट में लेकर गए थे ना, अब हारने की डर की वजह से माफी तलाफी पे उतर आए। हार तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन तुमने मुझ पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया था, शक किया था मेरे किरदार पर। अरे हिना तो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी थी। फकत सेक्रेटरी? तो फकत सेक्रेटरी के साथ मैंने तुमको रंगे हाथों पकड़ा था। और वो फौजिया? हाँ, फौजिया मेरी गलती थी और इसकी बार बार मैंने माफी तुमसे मांगी, मगर शक तुम्हारे दिल में घर कर गया और इसी शक ने हमारा घर तबाह कर दिया। आधे घंटे के बाद हमारी कोर्ट में हेयरिंग है और मैं नहीं चाहती कि मैं वहां पर गैर जिम्मेदार माँ होने का तासुब दूं। गुड बाय। देखो नौरीन, बात सुन। हेलो, यार अनीस, कहाँ रह गई तुम्हारी पार्टी? तुम तो कह रहे थे कि 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाएंगे वो लोग। यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, लगता है फ्लाइट लेट हो गई है। मैं फोन करके आता हूँ। हाँ देखो। नौरीन का फोन बंद जा रहा है। फोन बन जा रहा है? हाँ, अरे वो तो कोर्ट में होगी ना, और वहाँ कॉल अटेंड नहीं कर सकते, उसकी परमिशन ही नहीं है। हाँ मगर मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि नौरीन नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन कौन देगा? ये बात तो है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ऑफिस तो लेट आते ही हो, यहाँ तो वक्त पर पहुँच जाते। पापा आप तो जानते हैं कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। अभी वैसे भी 9:30 ही तो बजे हैं। एनीवेज, नौरीन आप अभी तो नज़र नहीं आ रही, उनको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। हाँ हाँ अच्छा बेटा, नौरीन आपा अदील के कस्टडी केस की हेयरिंग में होंगी, इसलिए लेट हो गई। लेकिन अगर नौरीन नहीं आई तो बस यही टेंशन है कि प्रेजेंटेशन का क्या होगा, क्लाइंट्स को कौन डील करेगा। आप परेशान मत हो, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा। अरे तुम जानते भी हो ये हमारी कितनी बड़ी अहम डील है और हमारे बिजनेस के लिए अहम सिंगमेल है ये। अरे तुम हकलाना बंद करो तो अपने कारोबार को टाइम भी दे सकते हो और इसको अहमियत भी दे सकते हो। तुम्हें तो बस फेसबुक और व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं मिलती
हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो? अब ऐसा भी नहीं है पापा। नौरीन आपा ने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दी थी। आपको एतबार हो ना हो, उनको मुझ पर पूरा है। भाई गुड न्यूज़ है। जी जी सुनाइए अनीस साहब। पार्टी पहुंचने वाली है, चल के मेरे लाइब्रेरी में। हम अगर नौरीन कहीं नौरीन तो आई नहीं, बहुत लेट हो गई है, अब हम ज्यादा इंतजार कर नहीं सकते। ठीक है अनीस भाई, चलते हैं भाई। चलो बेटा। कहाँ रह गई नौरीन? 11:30 बज रहे हैं। पता नहीं इस लड़की को कब एहसास होगा टाइम का। और ये कमर की मीटिंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं? हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? हाँ, बीबी जी को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो बीबी जी, मैं ना रानी बात कर रही हूँ। आप लोग ना जल्दी से कार आ जाए। वो बाजी जी को। क्या हुआ रानी, ऐसे क्यों बोल रही हो? सब खैरियत है ना? वो ना, वो खैरियत ही तो नहीं है। वो बीबी जी, नौरीन बाजी की लाश पड़ी है लाउंज में। क्या बकवास कर रही हो तुम? कमल, कमल! तारीख एक काम करो, तुम तमाम शवाहिद इकट्ठे करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। मैं भी करता हूँ। रानी, तुमने किसी को तो देखा होगा आते जाते बंगले के करीब, किसी को तो देखा होगा। नहीं बाजी, मैंने किसी को नहीं देखा। मकतूला की मौत बज़ाहिर तो दम घुटने से हुई है और कुशन को आले कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मकतूला की तरफ से तो मदामत के शवाहिद मिले हैं, लेकिन घर में ज़बरदस्ती किसी के घुसने के शवाहिद नहीं मिले। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। मेरा कहने का मकसद है कोई अजनबी घर में दाखिल नहीं हुआ था। खैर, आप में से लाश किसने देखी थी पहले? साहब, मैंने। जब नौरीन का कत्ल हो गया था तो तुम घर में दाखिल कैसे हुई? साहब, वो बाजी जो है ना ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती हैं, तो उन्होंने मुझे एक चाबी दी हुई है इस कार की। वो सारे मोहल्ले के वाले की ना चाबियाँ तो मेरे पास ही होती हैं। ये हमारे बराबर हकीम वाले हैं ना, ये भी मुझे चाबी दिए बैठे हैं। वो सामने है ना मुनव्वर साहब, वो भी मुझे चाबी दिए बैठे हैं। वो लोग अपने घर वालों पे इतना एतबार नहीं करते जितना मुझ पर एतबार करते। तो इसी तरह बाजी भी मुझ पर बड़ा एतबार करती थी। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल कर आई हूँ ना, तो काम काज करने के लिए तो देखा मैंने नौरीन बाजी को ऐसे हालत में नहीं रही। ये रोना धोना बंद करो। अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, रानी झूठ नहीं बोल रही। हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है और हमें इस पे पूरा भरोसा है। मैडम, ऐसे केसेस में ज़्यादातर मुलाजिम या फिर कोई घर का फर्दी मुलविस होता है। वो आपका बेटा अशरफ कहाँ है? अभी तो वो यहीं पे था। जी, अशरफ को मैंने अपने नवासे को स्कूल से लेने भेजा। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कमर, मैं उसे कैसे बताऊंगी? उसकी माँ भी दुनिया में नहीं रही, मैं कैसे बताऊंगी? देखें, मैं आपका दुख समझता हूँ। अब्बा हौसला, अब्बा हौसला। ये बताएं, बच्चे के वालिद कहाँ हैं? जी, वो रिजवान और नौरीन की कुछ। अरे अम्मा, आप सही से बताएं ना, उनको तलाक हो गई थी जी। उन दोनों के जमती नहीं थी और उनके तो बच्चे का वो क्या होता है कोर्ट में ना, वो केस चल रहा है जी। तुमसे मैंने सवाल किया, जो फर बोले जा रही हो। जब सवाल करूँ ना तब जवाब देना। जी। अरे ये तो अशरफ का नंबर है। हेलो, हाँ बोलो अशरफ, क्या हुआ? पापा, वो अदील स्कूल में नहीं है। क्या मतलब? अदील स्कूल में नहीं है? फिर कहाँ है? अरे
तुम उसे तलाश करो, वहीं कहीं होगा, किसी से पूछ लो। पापा मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने गार्ड से भी पूछा, उनका कहना है कि आदिल छुट्टी के बाद किसी की गाड़ी में बैठ के चला गया। प्रिंसिपल साहब, मेरा नवासा अगवा हो गया है और एक आप हैं कि अपने घर पर मजे से बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। कमर साहब, मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, लेकिन मेरी बात भी समझने की कोशिश करें। हमारे गार्ड हमेशा अलर्ट रहते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले गया हो। अरे तो फिर कहाँ गया बच्चा, बताइए मुझे, कहाँ गया है? आपके पास इसका कोई जवाब है? अरे उस बच्चे की जिंदगी को खतरात लाहक है और एक आप हैं कि उधर पर उधर पेश किए जा रहे हैं। अरे कुछ शर्म है आपको? देखिए, जितनी फिक्र आपको अदील की है उतनी हमें भी है। मैंने इंस्पेक्टर साहब के कहने पे सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और वो गार्ड भी आ रहा है जो उस वक्त वहाँ तैनात था। दीजिए, आ गया। ये नकीब खान, ये गेट नंबर 3 पर उस वक्त यही तैनात था। ये तुम कैसी ड्यूटी कर रहे हो? तुम्हारे सामने एक शख्स बच्चे को अगवा करके ले गया। साहब, खुदा पाक की कसम, किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। हाँ, छुट्टी के टाइम में एक आदमी आया था, कह रहा था कि मैं अदील को लेने आया हूँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मैं उसे जानता नहीं था। मगर बच्चा जब उसके गले लगा और खुशी खुशी उसके साथ चला गया तो हम भी मुतमईन होकर अपने काम में लग गए। साहब, इसका मतलब है कि अगर बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई तो कोई लालच दी गई होगी। सीसीटीवी फुटेज का है साहब? वो कंप्यूटर में मैंने लगाया हुआ है, आप चल के देख सकते हैं। ठीक है, चलो। मैं भी चलता हूँ। आइए। हाँ, जाओ, तुम भी जाकर देखो, आखिर ये काम कौन कर सकता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अदील उस शख्स के साथ अपनी मर्जी से गया है और खुशी से गया है। अबू, मैं उसको जानता हूँ, वो तो आप ही का साबिक शौहर था। मैं जानता हूँ उसको। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ उसको, आप ही का साबिक शौहर था। इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया, ये सब उसी रिजवान का ही किया था। पहले तो उसने नौरीन का कत्ल किया और उसके बाद अदील को स्कूल से अगवा कर, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वो ये केस हार जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें रिजवान को। तुम तो स्कूल जाओ, छुट्टी का टाइम होने वाला है, फिर कोई बच्चा अगवा ना हो जाए। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। अच्छा मार दिया आपने। ये रहा इंस्पेक्टर साहब अदील, ये रहा। अशरफ, एक मिनट अशरफ, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ये तो तुम बताओगे कि अदील को अगवा क्यों किया? अगवा? अरे कोई बाप अपने बेटे को अगवा कर सकता है क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लगता है तुम भी नौरीन की जुबान बोलने लगी हो। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि बहुत दिनों से मैं अदील से मिल नहीं पाया और बहुत याद आ रही थी इसकी, तो मैं सीधा कोर्ट से इसके स्कूल चला गया। अब वहाँ गया तो बच्चा बर्गर खाने की जिद करने लगा। अब बाप था, कैसे मना करता। थोड़ी देर हो गई वहाँ पे। अब मैंने सोचा कि नौरीन को कॉल कर दूँ, परेशान हो रही होगी। मैंने कम से कम 3 कॉलें की हैं मगर उसने उठाई नहीं कॉल मेरी। तुम्हारा वो फ़ोन उठा भी नहीं सकती, उसका कत्ल हो गया है। क्या? कत्ल हो गया? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? किसने उसे कत्ल किया? दस्तयाब शवाहिद तो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस सवाल का तो तुम ही बेहतर जवाब दे सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक कोर्ट में था। अरे मेरे बच्चे का कस्टडी केस समाप्त हो रहा था और इस कत्ल से मेरा क्या ताल्लुक?
देखिए, आप चाहें तो मेरे वकील से कंफर्म कर सकते हैं या नौरीन के वकील से भी पूछ सकते हैं। मैंने कत्ल नहीं किया सर। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। नौरीन को कत्ल करके बच्चे को अगवा करके भाग गया। अबे वकील, अपनी चोंच बंद कर, तू कत्ल कर दूंगा तुझे भी। इंस्पेक्टर कैसे कत्ल करोगे? जैसे अपनी बीवी को किया था। मकतूला के बाप ने FIR में तुम्हें नामजद किया है। मैं तुम्हें नौरीन के कत्ल और अदील के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तारिक, ले चलो सर, आप मेरी बात समझे सर, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे क्या कर रहे हैं आप? आओ बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये आप लोगों ने मुल्जिम रिजवान के खिलाफ किस कदर कमजोर चालान तैयार किया है? इस चालान की बुनियाद पर मैं क्या बहस करूंगी? मुल्जिम को तो पहली हियरिंग में बेल मिल जाएगी। अब सिर्फ मैंने एक सरसरी सी नजर डाली है, इस चालान पर तो कम से कम 15 से 20 एतराज़ात उठते हैं। इसको तो मैं बिल्कुल मुस्तरद कर रही हूँ। मैडम, आपकी बात दुरुस्त है। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। हमें उम्मीद है कि मुल्जिम का रिमांड मिलने के बाद सब कुछ सच उगलवा लेंगे। वही रवायती तरीक़ेकार आप किस तरह से मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस चालान की बुनियाद पर जाके मैं आपको रिमांड दिलवा दूं? चले, आप अदालत को भी छोड़ें, आप मुझे कायल करके दिखाएं कि मुल्जिम ने वाकई में ये जुर्म किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नौरीन का कत्ल 8 से 9 बजे के दौरान हुआ था। यही वो नुक्ता है जो हमारे बुनियादी मफरूज़े को तक़वियत देता है। हम जानते हैं कि 8:15 बजे तक नौरीन जिंदा थी और इसी दौरान रिजवान की कॉल आई जो तकरीबन 2.5 मिनट तक रही। रिजवान ने ये कॉल अपनी शराइत मनवाने के लिए की थी और जब नौरीन ने इनकार कर दिया तो वो आग बगोला हो गया और उसने वहाँ पहुँचकर नौरीन को कत्ल कर दिया। चलिए, ये मफरूज़ा आप लोगों ने बना लिया अपने जहन में और चालान तैयार कर दिया। सबूत कहाँ है कि रिजवान नौरीन के घर गया और उसे कत्ल किया? कोई चश्मदीद गवाह है आपके पास या आपको फिंगरप्रिंट्स मिले हैं रिजवान के उस घर से? चाय व कुआसे में मुतादिद लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, जिसमें मुलाजमा और मकतूला के अहले खाना हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें रिजवान के फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वारदात दस्ताने पहन के की है या फिर मैडम रिजवान ने कत्ल करने के बाद निशानात मिटा दिए हैं। और मैडम, वैसे भी ज़्यादातर जो औरतों के कत्ल हैं उनके शौहरों ने किए होते हैं। मुझे लग रहा है इंस्पेक्टर साहब कि आपको शायद मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। मैं यही तो कह रही हूँ कि आपके पास मुल्जिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसने दस्ताने पहन के कत्ल किया होगा, उसने फ़ोन सुनने के बाद घर गया होगा, ये सारे मफरूज़े हैं ना। हमारे पास सॉलिड एविडेंस क्या है उसके खिलाफ? मैडम, सिर्फ एक नुक्ता मुल्जिम के खिलाफ जा सकता है। उसने 8:30 बजे कोर्ट पहुंचने का दावा किया था, लेकिन जब हमने कोर्ट के गेट पे लगे हुए कैमरास की CCTV फुटेज निकलवाई तो उस पर देखा जा सकता है कि 8:45 पे वो कोर्ट के अहाते में दाखिल हुआ है। आपका तो रोज़ाना कोर्ट आना जाना होता है ना, आपको अंदाज़ा है कि वहाँ पर गाड़ी की पार्किंग मिलने में ही आपको आधा घंटा लग जाता है। बड़े आराम से उसके वकील ने ये बात कह देनी है कि 20 मिनट तक तो बेचारा बाहर पार्किंग में ही घूम रहा था। क्या बात करते हैं मैडम, उस दिन जो शख्स दाखिल हुआ था उस घर में वो अजनबी नहीं था। अगर वो मुल्जिम रिजवान ही था तो उसे कत्ल करने के बाद कम से कम वहाँ से कोर्ट तक 20 मिनट लगते हैं। उसने यही झूठ छुपाने के लिए ये कहानी गढ़ी हो। नानू, क्या मम्मा आप कभी पे नहीं आएंगे? मेरा मम्मा के बगैर दिल नहीं लगता। नहीं बेटा, मम्मा तो कहीं गई नहीं। आपको पता है, मम्मा ना स्टार बन गई है। जब भी आपको मम्मा को देखना हो ना, आप ऊपर देखिएगा, मम्मा आपको नजर आएंगी और फिर आप मम्मा को याद करते हो, वो आपके दिल में रहती हैं, आपके ख्वाब में आती हैं, है ना? अच्छा, उठाओ, आप अपनी बुक्स उठाओ और अपनी टॉयज जमा करो, ठीक है? और सुनो, आपके कपड़े कौन सी अलमारी में? ठीक है। अब आप क्यों बाजी के कपड़ों को देख के रो रही हैं? आप पहनेंगी क्या भी? अशरफ, तुम्हें कब अकल आएगी? ये तुम्हारी बहन के कपड़े हैं और जब कोई मर जाता है ना तो उसके कपड़े किसी जरूरतमंद को दे दिए जाते हैं।
अच्छा, नौरीन का जेवर भी उसकी अलमारी में ही था। मैं देखती हूँ। अशरफ, इसमें नौरीन का बहुत सारा जेवर था और तकरीबन 12 लाख रुपए कैश रखे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अम्मी, मुझे तो पता भी नहीं आप ही ने इसमें जेवर रखा था। आप ही इतनी बड़ी गफलत कैसे कर सकती हैं? कहीं इन्हीं जेवरों की वजह से आप ही को कत्ल तो नहीं किया? आप घर चले, पुलिस को फोन करते हैं कि यहाँ डकैती भी हुई है। आइए चले। देखिए, तफ्तीश बिल्कुल इनकम्प्लीट है। आप ये कह रहे हैं कि कत्ल करने के बाद वो 20 मिनट में अदालत पहुंच गया होगा। देखिए, ये वारदात करने की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जिससे मुल्जिम को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। वो कोई आदि मुजरिम तो है नहीं कि उसने बाकायदा प्लानिंग की और परफेक्ट टाइमिंग्स के साथ उसने ये वारदात की। आप कह रहे हैं कि 7:15 बजे उसने कॉल की मकतूला को, और वो कॉल सुनने के बाद इश्तियाल में आया और फिर वो घर गया। अब क्या आपके पास इस बात का रिकॉर्ड है कि जिस वक्त उसने मकतूला को फ़ोन कॉल की उसकी लोकेशन कहाँ थी, वो उस वक्त कहाँ था? उस लोकेशन से मकतूला के घर पहुँचने तक में कितना टाइम लगता है? फिर मकतूला को कत्ल करने में कितना टाइम लगा होगा? फिर वहाँ से मज़ीद 20-25 मिनट लगते हैं उसको कोर्ट पहुँचने में, और 8:45 पर वो कोर्ट में मौजूद था। ये CCTV कैमरा की फुटेज से पता चल रहा है। 8:15 बजे कॉल और 8:45 पर वो कोर्ट में मौजूद। बीच में सिर्फ मिलते हैं आपको 30 मिनट। इस 30 मिनट में वो घर भी पहुंचा, कत्ल भी किया और फिर वहां से निकल भी आया। ये बहुत इनकम्प्लीट तफ्तीश है। ना आपके पास मुल्जिम के सेलफोन लोकेशन का रिकॉर्ड है, ना कोई कार ट्रैकिंग से पता चलता है कि उसकी क्या मूवमेंट रही, किधर किधर था वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में। दूसरा, मकतूला के नाखूनों के नीचे से क्या किसी और का DNA मिला या नहीं? मकतूला के जिस्म पर से क्या कोई मुज़ाहमत के निशानात मिले, या मुल्जिम के मुंह या हाथों पर मकतूला के नाखूनों के निशानात मिले? इतनी सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन है और आप लोगों ने अपनी तरफ से चालान कंप्लीट कर दिया और मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं पहली हियरिंग पे जाके आपको 14 दिन का रिमांड भी दिलवा दूं। किस किस्म की बातें कर रहे हैं और किस किस्म की तवक्कुआत है? मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बताती हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, जी मैं नौरीन की वालदा बात कर रही हूँ। असल में इंस्पेक्टर साहब, आज मैं अपनी बेटी के घर अपने नवासे के कुछ कपड़े लेने गई थी। मैंने वहाँ देखा कि मेरी बेटी की अलमारी का सेफ खुला हुआ है और उसका सारा जेवर गायब है। ओह अच्छा, ये बताएं, जिस दिन नौरीन का कत्ल हुआ था ये सारा जेवर अलमारी में मौजूद था उस दिन? उस दिन तो मुझे कुछ होश ही नहीं था, लेकिन आज जब मैं वहाँ गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सारा जेवर रिजवान के घर तलाश करें। मैं गारंटी से कहती हूँ कि सारा जेवर उसके ही घर मिलेगा। आप उसके घर की तलाशी लें। उसके घर की तलाशी ले चुके हैं, वहाँ से ऐसी कोई शय बरामद नहीं हुई। लेकिन एक मिनट, आपके घर की मुलाजमा का कहना है कि घर की सारी चाबियाँ उसके पास मौजूद हैं? जी हाँ बिल्कुल, नौरीन के घर की चाबियाँ रानी के पास ही होती हैं। मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर सब कुछ किया धरा तो इसी का है। नौरीन ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था और उसने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए नौरीन को कत्ल कर दिया। आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत जल्द कातिल आपके सामने होंगे। इसका मतलब है कि ये डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल का मामला है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। तुम्हारे घर से बरामद होने वाला ये जेवर साबित करता है कि तुमने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि नौरीन का कत्ल भी किया है।
अपना जुर्म कबूल करती हो या हम दूसरा तरीका अपनाएं? नहीं 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 साहब, मैंने नौरीन बीबी को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। वो तो बहुत अच्छी थी, मैं तो उनको अपनी बहन मानती थी, अल्लाह की कसम। बहन? अगर वो तुम्हारी बहन थी तो उसके घर डकैती क्यों की? जब उसने तुम्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो तुमने अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे कत्ल कर दिया। इकरा, अदील कहाँ है? अदील अपने रूम में या खेल रहा होगा या सो रहा होगा। तुम यहाँ अब क्या लेने आए उस घर पर? आपके पास मुझे देने के लिए है क्या? मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूँ, उसे ले जाने के लिए आया हूँ। खबरदार जो तुमने अदील का नाम भी लिया। अरे मेरी बेटी की एक ही तो निशानी है, वो भी मैं तुम्हें दे दूं? ऐसा सोचना भी नहीं। अदील मेरे घर रहेगा, मेरे पास। वो क्या कोई नायाब शय है? आपकी मगरूर बेटी की निशानी है जो इस घर में सजा के रखेंगे? मेरा बेटा है, जीता जागता इंसान है, उसे मैं लेके जाऊंगा। और अगर वो यहाँ ज्यादा देर तक रहा ना तो दौलत परस्ती की गुण से खा जाएगी। कहाँ है मेरा बेटा? अदील, अदील कहाँ हो बेटा? पापा पापा पापा। आजा बेटा। नहीं अदील, दूर रहो इस दरिंदे से। ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये तुम्हारी मम्मा के कातिल है। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते। नौरीन आपा ने इसका मुकदमा दायर किया था कोर्ट में। तुम इसको ऐसे लेके नहीं जा सकते जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अबे वो हकले, तेरी इन हरकतों की वजह से तेरी ना इस घर में इज्जत है ना मुआशरे में मकाम, समझे? अबे बावले, तुझे इतना नहीं पता कि मियाँ बीवी के दरमियान मुकदमा होता है और बीवी रही नहीं तो अब इस पर मेरा पूरा हक है। मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगा। और बात सुनो मेरी, तुम्हारी ये दौलत मेरे और मेरी औलाद के दरमियान दीवार नहीं बन सकती, आई समझ? बहुत जबान चल रही है तेरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यही सच है? सच ही है। 11:15 बजे जब मैं घर पहुंची ना तो नौरीन बीबी जी का कत्ल हो चुका था। उनकी लाश ना लाउंज में पड़ी हुई थी। मैंने बीबी जी को कॉल करने के लिए सोचा तो मेरे ना दिल में लालच आ गया था। वो मुझे पता था बाजी जो है ना अलमारी के अंदर सारा जेवर रखती है, तो इसीलिए ना मैंने सारा जेवर चोरी कर लिया। साहब, मेरा भाई ना गांव में रहता, उसके ऊपर बहुत कर्जा है, तो उसका कर्जा चुकाने के लिए ना मैंने पैसे उसको भेजने थे, इसलिए जेवर चोरी किए। मैं सच कह रही हूँ साहब, हम गरीब लोग हैं। हर मुजरम पकड़े जाने पे यही कहता है, अपना जुर्म कबूल करो वरना हमें और भी तरीके आते हैं, समझी? नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ना कोई कत्ल नहीं किया, सच्ची में मैंने कोई नहीं मारा। ये रोना धोना बंद करो। मैं बेकसूर हूँ साहब। तारिक सर, इसकी फोन लोकेशन निकलवाओ और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ले चलो ऐसे। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात सुने, मैंने नहीं कत्ल किया, सच्ची में। छोड़ दो मेरे बेटे को वरना पुलिस को बुला लूंगा। बुला लो पुलिस को। पहले भी पुलिस बुलाई थी ना, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, रिश्वत दी थी, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। निकल जाओ मेरे घर से, चलो यहाँ से। उस पर हाथ उठाता है ये, निकल जाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, समझे? जाओ यहाँ से, जाओ, जान छोड़ो हमारी। पापा छोड़े मामू की बातों को, हम दोनों पार्क चलते हैं। जो अगला मामा है ना आपकी वजह से मैंने छोड़ा है, मैं इसका सिरा तुम्हें आज बेनकाब कर देता। जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, आऊंगा मैं वापस। मैं पुलिस को कॉल करूंगा। अदील, आप रूम में जाइए अपने। ये तो हद से ही बढ़ता जा रहा है। देख लूंगा। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे खदशा था। मुलाजमा रानी का पॉलीग्राफिक टेस्ट नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि वो सच बोल रही थी। और जो उसका फ़ोन लोकेशन का रिकॉर्ड है उससे भी यही पता चलता है कि जिस वक्त ये वारदात हुई थी उस वक्त रानी जाए वकुआ से बहुत दूर थी। आप ठीक कह रही हैं मैडम,
पुलिस की जल्दबाजी और अधूरी तफ्तीश प्रोसिक्यूशन के केस को मज़ीद कमज़ोर कर देगी। लेकिन मैडम, नौरीन का कत्ल कैसे हुआ और आखिर कातिल है कौन, ये मामला अभी भी ताहाल हल तलब है। हाँ ये तो है। बहरहाल वो मुलाजमा रानी इस वक्त कहाँ है? मैडम उसकी फ़िलहाल ज़मानत हो गई है। कत्ल उस पर साबित नहीं हुआ, लेकिन हाँ चोरी का मुकदमा उस पर चलेगा। ज़मानत हो गई? किसने करवाई उसकी ज़मानत? मैडम वो मकतूला की वालिदा है इकरा साहिबा, उन्होंने। मकतूला की वालिदा? ये तुम्हारे पास इस मुलाजमा का नंबर है? मुझे इससे बात करनी है ज़रा। कोई ख़ास बात मैडम? मैं सोच रही थी कि जिस इंसान ने भी ये वारदात की है वो ज़बरदस्ती तो घर में दाखिल हुआ नहीं, जाए वारदात से कोई फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद नहीं मिले। जो भी था वो मकतूला का जानने वाला था, शायद मकतूला ने खुद उसके लिए दरवाज़ा खोला और फिर वो जो भी इंसान था जाते हुए वो जानबूझकर दरवाज़ा लॉक करके गया ताकि किसी को ये शक ना हो कि अंदर कत्ल हो चुका है। ऐसा कोई इस तरह का इंसान कर सकता है जिसके पास उस घर का एक्सेस हो या उस घर की चाबी हो। मैं रानी से बात करके यही जानना चाह रही हूँ कि उस घर की चाबी किस किस के पास थी। ये बैल जा रही है मैडम। जी हेलो। हाँ हेलो, रानी बात कर रही हैं? रानी, मैं आमना कबीर बात कर रही हूँ, वकील हूँ, और नौरीन साहिबा का जो कत्ल हुआ है उस सिलसिले में मैं पूछगछ कर रही हूँ। आपसे भी कुछ सवालात करना चाह रही हूँ। बाजी, मैं कसम उठाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पुलिस वालों को ना सब कुछ सच सच बता दिया है, और ना उन्होंने मेरा टेस्ट भी किया था, वो क्या कहते हैं उसको, पोलियो का टेस्ट भी मैंने दे दिया था। सच में मैंने नहीं मारा नौरीन बाजी को। पोलियो टेस्ट? अच्छा अच्छा, पोलीग्राफिक टेस्ट। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बाजी, मुझसे जो हो सकेगा ना मैं करूँगी, सच्ची में मैं करूँगी। वो मुझे तो बहुत दुख है बाजी का। बाजी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अच्छा, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम कितने अरसे से इन लोगों के लिए काम कर रही हो? जी बाजी, हम लोग ना खानदानी मुलाजम हैं इनके। मेरी अम्मा तो तब से है जब इकरा बीवी थी ना, उनके पहले खावंद का इंतकाल जब हुआ था। वो बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत नेक थे। नौरीन बाजी जो है ना उसी की औलाद है। तो क्या नौरीन कमर अंसारी की सगी बेटी नहीं है? नहीं जी, लेकिन ना उन्होंने उनको अपनी सगी औलाद से ज़्यादा प्यार दिया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, उनकी हर जिद पूरी करती थी। तो क्या नौरीन को कंपनी का मालिक कमर साहब नहीं बनाया था? नहीं जी, अब वो तो चाहते थे कि अशरफ बाबा बने, मगर जो है ना साहब जी कहते थे कि ना लड़कियां तो पराया धन होती हैं, लेकिन इकरा बीबी चाहती थी कि ना नौरीन बाजी जो है ना वो क्या कहते हैं कंपनी की ना मालिक बने। तो फिर वो साहब जी ने ना अपनी ज़िद तोड़ दी और उन्हें ना मानना पड़ा। और फिर जो है ना अशरफ बाबा तो हमारे हैं ही सीधे साधे से, तो इसीलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, चुप हो गए। तो कमर साहब के इस फैसले से कोई ऐसा इंसान है जो नाखुश हुआ हो? ना हो? हाँ बीबी जी, रिजवान। वो जो था ना वो बड़ा जलता था बाजी की तरक्की से, उनकी ना हर चीज़ से जलता था। हालांकि साहब ने ना दोनों को बड़े बड़े गार्ड लेकर दिए थे, उसके बावजूद जो है ना वो उनसे जेलस रखता था। हर बात में ना वो ये कहता था कि इसको इतना क्यों दिया, इसको कितना क्यों दे दिया है। वही होगा, मैं सच कह रही हूँ बाजी, आप मेरी बात का यकीन कर लो। ना निकले ना, मुझे आके जिस जगह मैं खड़ी हूँ उस जगह पकड़ लेना, मैंने आपको एड्रेस भी समझा देना अपने कार का। माँ, फिर उसकी अम्मी खो गई, फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चा अपनी मामा को याद करके रोता रहता। उसकी मामा भी अपने बेटे को याद करके रोती रहती। फिर मामा ने गॉड से प्रे की और कहा कि उसके बेटे को उससे मिला दें वरना वो मर जाएंगी। फिर अचानक आसमान से एक एंजल आया, उसकी गोद में उसका बेटा था। बेटे ने जब अपनी माँ को देखा तो वो भागता हुआ आया और अपनी माँ के गले लग गया और कहने लगा कि मामा, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, वादा। मम्मा, मैं भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, हमेशा आपके साथ रहूँगी। मम्मा, मम्मा, मम्मा,
क्या हुआ? क्या हुआ दिल? इधर आओ मेरे पास, नानू के पास। क्या हुआ? बहुत मारो मुझे। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा। नानू है ना आपके पास? अरे क्या हुआ इसे? दिल बेटा क्या हुआ? तुमसे कितनी बार कहा है कि इसका ख्याल रखा करो, इसके साथ रहा करो। देखो कितना डर गया है ये। कमरा, मैं इसके ख्वाब में तो जाके इसके पास नहीं लेटूंगी ना, मैं यहीं तो बैठी किताब पढ़ रही हूँ। बस बहस करना तुम्हें खूब आता है। मुझे लगता है इसने कोई डरावना ख्वाब देखा है, डर गया है ये। अब सही है। अच्छा ये बताए, वो आप वकील का कह रहे थे, उसका क्या हुआ? वो बस अभी पहुंचता ही होगा, लेकिन पहले इसे तो बहलाओ। आप चॉकलेट खाओगे? हाँ आओ मेरे पास आओ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप तो पहले भी 10 चक्कर लगा चुके हैं, अब फिर आने का क्या फायदा जब मुलजिम पकड़ा ही ना जाए। उस रिजवान को पहले आप लोगों ने छोड़ दिया और उसके बाद मुलाजमा की भी बेल हो गई। कोई फायदा नहीं है आप लोगों की ऐसी तफ्तीश का। माफ कीजिएगा कमर साहब, उस मुलाजमा की बेल आपकी बेगम ने करवाई है। इकरा, ये तुमने क्या किया? अरे तुम जानती भी हो कि वही मुजरिम है और उसी ने जेवर चोरी किए। वो मुजरिम नहीं है, वो बेकसूर है। अरे क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तो अकल जैसे घास चरने गई है। अरे उसी ने जेवर चोरी किए थे और उसने इकरार भी किया, और फिर भी तुम जाकर उस 2 कौड़ी की नौकरानी के साथ खड़ी हो गई और फिर कहती हो कि वो बेकसूर है। पापा, ये बातें हम बाद में डिस्कस कर लें। पहले इंस्पेक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि रिजवान भी उसी घर में रहा था जहाँ नौरीन की मौत हुई थी। ये बात आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब ये वाकया हुआ तो हमारे हवास वाख्ता हुआ, हमें होश ही नहीं रहा इस बात का। और फिर जब पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर लिया तो हमने मजीद इस बात को महसूस ही नहीं किया, और फिर कंपनी ने वो घर नौरीन को दिया था। तो फिर रिजवान और नौरीन कुछ अरसे उस घर में रहे, फिर उसके बाद उनमें अलहदगी हो गई। अलहदगी के बाद रिजवान का उस घर में एक्सेस था, मेरा मतलब उसके पास चाबियां थीं? हाँ। नहीं, नौरीन के इंतकाल के फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड ने नौरीन के घर के तमाम लॉक चेंज करा दिए थे। यानी कि उस घर में इस मुलाजमा के बाद आप तीनों के पास एक्सेस था? इंस्पेक्टर साहब, हम उसके फैमिली मेंबर थे, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात? अशरफ तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास उस घर का एक्सेस नहीं था, और जब भी कभी ज़रूरत महसूस हुई तो नौरीन से चाबियां ले लेते थे। नौरीन एक बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थी। क्या ये मुमकिन है कि उसका ये मर्डर ज़ाती दुश्मनी के बजाय पेशेवराना रकाबत हो? पेशेवराना रकाबत? क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? वो कंपनी मेरी थी और उसे मैं खुद ही चला रहा था, और अगर किसी ने कत्ल करना होता तो वो मुझे ही करता। मेरे ख्याल से आपके पास मजीद और सवाल करने के लिए कुछ नहीं है, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको मजीद कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना मेरे आराम का वक्त हो रहा है। नहीं, मुझे जिस सवाल का जवाब चाहिए था वो मुझे मिल गया। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। अब एटलीस्ट इस वजह से हमें ये मालूम हो जाएगा कि मकतूला के जिस्म से कातिल का डीएनए क्यों नहीं मिला। लेकिन मैडम, मसला ये है कि मकतूला वो सबूत अपने साथ अपनी कब्र में ले जा चुकी है, और इसीलिए कातिल अब तक मुतमईन है। खैर, उसका ये इत्मीनान ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। हम कोर्ट से कब्र कुशाई के ऑर्डर्स जारी करवा देंगे। मैडम, उसकी फैमिली इस बात के लिए राज़ी होगी? अगर उसकी फैमिली इस बात के लिए राज़ी नहीं होती तो वो खुद शक के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, मैं आयोग साहब को इन्फॉर्म करता हूँ कि हम कातिल तक पहुँचें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। नौरीन मेरी बेटी थी और ये उसका भाई है, ऐसा कैसे हो सकता है?
शायद यही बात अशरफ को खल रही थी। इसे बर्दाश्त न हो सका कि इसकी बहन कंपनी की सीईओ बन गई और करोड़ों का बिजनेस संभाल रही थी, और ये महज एक आम ओहदेदार। हसद और जलन की आग ने इसे अंधा कर दिया और उसने अपनी बहन का कत्ल किया। अशरफ, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? तो कि गलत है, झूठ है, इल्जाम है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिस दिन नौरीन का कत्ल हुआ मैं एक बिजनेस मीटिंग में था। आप चाहे तो मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। बिल्कुल, उस दिन हम एक बिजनेस मीटिंग में थे हमारे पार्टनर अनीस अहमद साहब के साथ, और हमारी एक बहुत अच्छी डील भी हुई है उस दिन, और ये हमारे साथ था। इकरा साहबा, अपनी आंखों से ये ममता की पट्टी उतारें और सच्चाई का सामना करें। नौरीन का कत्ल अशरफ ने ही किया है और फ़ोन लोकेशन इस बात का सबूत है। 20 जुलाई को 8:15 बजे ये नौरीन के घर पहुंचा था। चाबियां इसके पास थी। इसने दरवाज़ा खोला और नौरीन को कत्ल करके ऑफिस पहुंच गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? हाँ, ये है सबूत। नौरीन के दांतों के निशान। जब इसने नौरीन पे हमला किया था तो उसने अपने दिफा में इसको दांत काट लिया। वो बेचारी अपनी जान तो नहीं बचा सकी, मगर एक कातिल को बेनकाब कर दिया। अशरफ, बताओ ये निशान कैसे ये लगे निशान तुम्हें? अरे तुम बताओ, रो क्यों रहे हो? अज़ियत में तो मैं हूँ, बहुत अज़ियत में मैं हूँ। जिस दिन से मुझसे ये जुर्म सरजद हुआ है उस दिन से मैं अपने ज़मीर के बोझ तले दबा हुआ हूँ। नौरीन मेरे ख्वाबों में आती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई देती है, वो इतना बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा। कौन है? आज तुम जल्दी उठ गए? क्या हुआ? दरअसल रात को मैंने एक फैसला किया था, बहुत बड़ा फैसला, जिसकी वजह से पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कैसा फैसला? तरक्की करने का फैसला, ऊपर जाने का फैसला, मगर उसके लिए किसी को ऊपर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। टू द पॉइंट बात करो, मुझे कोर्ट जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तुमने शायद मेरी बात सुनी नहीं। तुम कोर्ट नहीं जा रही, ऊपर जा रही हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहा है तू ये? चांद से मार दूंगा मैं। उसके थप्पड़ मारने के बाद मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। फिर मैंने उसे धक्का देकर सोफे पे गिरा दिया। उस दरमियान उसने मेरे हाथ पर काट लिया और फिर मैंने उसे कुशन रखकर मुंह पे जान से मार दिया। एक बार में तुझे अपनी बहन पे तरस नहीं आया? आप लोगों की वजह से आप लोगों ने नौरीन की और मेरे दरमियान फर्क रखा। उसके हर फैसले को फौकियत दी। जिस ओहदे पर मुझे होना चाहिए था उसे दे दिया। वो तरक्की में तरक्की करती गई और मैं वही का वही रहा। सब मेरा मजाक उड़ाते थे। क्योंकि तुम इसी काबिल थे। तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत थी नहीं। तुम्हारी किलर से ज्यादा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, ले जाओ इस कातिल को जो अपनी सगी बहन का कातिल हो। से दूर कर। दौरान समाअत पेश करदा शवाहिद और मुगला के दलाइल ये साबित करते हैं कि नौरीन को उसके छोटे भाई अशरफ कमर ने कारोबारी हसद और रकाबत पर कत्ल किया। मकतूला के साबिक शौहर रिजवान का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये अदालत मुलजिम अशरफ कमर को
ज़ेर दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और रिजवान को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।